नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार 90% से ज्यादा मतदान। एग्जिट पोल में बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत। असम और पुदुचेरी में एनडीए को बढ़त। केरल में यूडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार बदल रहे दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर और पश्चिम एशिया में अस्थिरता को बताया चिंताजनक। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में एआई की भूमिका अहम। जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए अहम दिन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को हरी झंडी। भारत इटली के मजबूत होते संबंध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वैश्विक स्तर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्यों पर अहम चर्चा संभव। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र। विपक्ष के पहले महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करना सत्र का उद्देश्य। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही कल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। इसके साथ ही तमिलनाडु, असम, केरलम और पुदुचेरी में अब वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के चुनावों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीट पर 92.47% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की भी खबरें आई। हालांकि ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य में आजादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम चुनावी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात दक्षिण भारत की करते हैं तो राज्य केरलम और तमिलनाडु की बात की जाए तो केरलम में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्टो इस वक्त भारत की यात्रा पर है। गुइडो क्रोस्टो ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के वीर शहीदों को नमन किया। साथ ही इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्टो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्टो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों रक्षा मंत्री भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बदलती वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं भारत और इटली के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय वार्ता के बारे में। भारत इटली के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है वो इटली के अपने समकक्ष से रक्षा मंत्री मिलने वाले हैं जो इस समय भारत के दौरे पर हैं। क्रोस्टो के बीच ये द्विपक्षीय बैठक होगी और आपको बता दें कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इसके साथ वैश्विक सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी चर्चा का विषय बनेंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में इस समय उठापटक चल रही है, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ईरान के बीच भी संघर्ष चल रहा है। इसके साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा के साथ रक्षा भागीदारी पर एमओयू हस्ताक्षर होने की भी संभावना दोनों देशों के बीच जताई जा रही है और रक्षा औद्योगिक सहयोग में बढ़ोतरी का एक और बड़ा कदम इस द्विपक्षीय वार्ता के जरिए माना जा रहा है।
आइए नजर डालते हैं दोनों देशों के बीच संबंधों पर। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दोनों देशों के संबंध किस तरीके से मजबूत हैं। प्राचीन सभ्यताएं हैं दोनों, भारत और इटली, और साथ ही दोनों देशों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसको दोनों देश साझा करते हैं। इटली में बड़ी संख्या में आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय रहते हैं, और अगर दोनों के संबंधों की बात करें तो गहरे रिश्ते दोनों देशों के बीच देखे गए हैं। ये संबंध में बात कर रहे हैं कि इटली के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर हैं और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी। इसके बाद आपको बताएं 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर इटली गए थे और 1931 में महात्मा गांधी रोम गए थे। बात 1947 की करें तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में आत्मीयता आई, गहरे संबंध हुए, दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई और 2023 में इन दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। साथ ही 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली का दौरा किया था और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे। वहीं 2024 में 10वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई और 2025 में इटली के रक्षा राज्य मंत्री का भारत दौरा हुआ और इटली ने एरो इंडिया 2025 में हिस्सा लिया, यानी युद्धाभ्यास में भी दोनों देश साथ मिलकर आए। वहीं 2025 में 13वीं मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप बैठक हुई और 2025 में 11वीं संयुक्त रक्षा समिति बैठक हुई। इसके साथ 2026 इस वर्ष में फरवरी में रक्षा उद्योग सेमिनार हुआ और आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच में, इसको बेहद ही अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक सम्मेलन में शामिल हुए। ANI की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2.0 के दौरान उन्होंने कहा कि AI, डिटरेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर उन्होंने अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह ने आज के दौर में AI की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की और पश्चिम एशिया में अस्थिरता पर भी बात की और कहा कि आज दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और दुनिया में स्थिरता लाने के लिए संवाद ही सबसे बड़ा रास्ता है। पूरी दुनिया में इस समय लगातार बदलाव हो रहे हैं। कहीं कन्फ्लिक्ट है, कहीं इंस्टेबिलिटी है, यूरोप में टेंशन है और वेस्ट एशिया में भी युद्ध की विभीषिका हम प्रतिदिन देख रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर जिन सिद्धांतों पर टिका था वे लगातार चुनौतियों का सामना इस समय कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ए वर्ल्ड विद नो ऑर्डर, इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने आज की मल्टीपोलर दुनिया में पावर और पॉलिटिक्स किस तरह से हावी हो रही है इस पर भी अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और डिजिटल टूल्स भी एक दूसरे के खिलाफ को हथियार बनाया जा रहा है। पावर पॉलिटिक्स तेजी से हावी हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट पहले से कहीं अधिक मुखर होकर सामने आ रहे हैं। वेस्ट सिस्टम जिन्हें हमने कई डिकेड्स में गढ़ा था, आज उनकी रेलेवेंस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमजोर पड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और यहां तक कि डिजिटल टूल्स को भी एक दूसरे के खिलाफ वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे में भारत को इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में और भी अलर्ट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मंच से देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि आज उनके बलिदान की बदौलत ही हम सुरक्षित माहौल में बैठे हैं। इस कॉन्क्लेव की थीम AI, डिटरेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। राजनाथ सिंह ने इसे भविष्य को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण विषय बताया। इस मंच के माध्यम से मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
उनके बलिदान के कारण ही आज हम यहाँ एक सुरक्षित वातावरण में न केवल बैठे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर एक सार्थक चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। और इस सभागार में टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, डिप्लोमेसी और डिफेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आज का संवाद आने वाले समय की एक मजबूत रूपरेखा तैयार करने में भी कामयाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने इसे अपनी मर्जी से और अपनी शर्तों पर रोका था और अगर जरूरी होता तो हम एक लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। भाई, ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहे। मनसा वाचा कर्मणा आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फॉर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाई। अब यह ट्रेन जम्मू तवी तक चलेगी, जिससे जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी रेल सेवा प्रदान करेगी, जिससे कटरा स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ा दिन है। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा मुहैया करा रही है। भारतीय रेलवे की यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों के बीच तेजी से भरोसा जीत रही है और मौजूदा आंकड़े इस दावे की गवाही दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए अगर आपको बताएं तो कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ रही है, तो फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, जिसके बाद ये सफर आगे जारी रहा और मौजूदा समय में 162 वंदे भारत एक्सप्रेस है जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 90 सेवाएं 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके साथ आपको बताएं जनवरी 2026 में शुरू हुई वंदे भारत शयनयान सेवा, ये भी अपने आप में एक नया इनिशिएटिव है। साथ ही वंदे भारत ने पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत किया है और अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। वंदे भारत आज के वक्त में यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये आंकड़े कुछ इसी तरीके से बयां कर रहे हैं। 2024-25 की बात करें तो 2.97 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। वहीं 2025-26 में लगभग 3.98 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। यात्रियों की संख्या में करीब 34% की वृद्धि आई है। 2019 से अब तक 9.1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सेवा ली है। वहीं नई दिल्ली वाराणसी मार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त रूट रहा है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है। और साथ ही आपको बताएं सिकंदराबाद विशाखापत्तनम मार्ग पर भी यात्री भार बढ़ा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है और ये एक मजबूत उदाहरण देता है कि किस तरीके से वंदे भारत अब यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। आज आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देगी, सुरक्षा बलों को सुविधा मिलेगी और साथ ही यहाँ के लोगों का व्यापार भी मजबूत होगा। में रेल की जाल बिछने का काम उसी तरह से, उसी गति से हो रहा है जिस तरह के बाकी प्रदेशों में, हालांकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां काफी
भिन्न है, काफी कठिन। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस, सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज वाकई हमने जम्मू को रेल के माध्यम से कश्मीर से जोड़ा है। कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वजीर आजम साहब कटरा आए, कटरा से रेल का उद्घाटन हुआ। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार पर आइए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी, और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं। 5.5 लाख लोग एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन, जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं, जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। इस दौरान सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस समेत इस अधिनियम का विरोध करने वाले तमाम राजनीतिक दलों को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम ने जुबानी निशाना साधते हुए कहा कि यह विडंबना ही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन हमेशा आधी आबादी के उत्थान, उनकी प्रगति, उनकी गरिमा, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए किसी भी प्रगतिशील कदम का विरोध करते हैं। साथ ही और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख दौरे पर रहेंगे। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि मैं 2 दिवसीय यात्रा के लिए लद्दाख रवाना होऊंगा। मेरे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई से शुरू होने जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल हो रहा हूं। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के हालात पर चर्चा की है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का फोन आया। हमने मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हम एक दूसरे के साथ नजदीक से संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
यह बातचीत अरागची की मॉस्को यात्रा के 2 दिन बाद हुई, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ विस्तार से बातचीत की थी। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि दोनों पक्षों ने युद्ध विराम, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम पर विचार साझा किए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद भारत और कतर के बीच हवाई कनेक्टिविटी फिर से पटरी पर लौट रही है। 1 मई से भारतीय एयरलाइंस ने फिर से दोहा के लिए अपनी सभी उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत के विभिन्न गंतव्यों के बीच अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने जा रही है। उड़ानों का संचालन संबंधित अधिकारियों और एयरलाइन साझेदारों के साथ समन्वय में किया जा रहा है। दोहा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल ट्रांजिट हब भी है। यहाँ से यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कई शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स आसानी से मिलती हैं। ऐसे में युद्ध के कारण प्रभावित हुए यात्रियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।